हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था का अंतिम चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। आपका परिभाषित आपके शब्दावलियों को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। बेसिकली बच्चों, जो हमने पूरे चैप्टर पढ़े हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आपकी शब्दावलियां हैं जो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत आपका देख रहे हैं। जब भी आप भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी टर्म ऐसी होती हैं जिन टर्म को आपको उनको पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो है हमने जितनी भी अपना पूरा चैप्टर पढ़ा है, 10 चैप्टर जो हमने कंप्लीट किए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो उसमें जो भी हमको आपका शब्दावली हमको मिले थी, उन सारी शब्दावलियों को हम लोग आपका एक एक करके हम लोग इसमें आपका देख रहे हैं। तो कल हमारा एक लेक्चर इसमें हो चुका था, आज हम लोग इसमें दूसरा लेक्चर आपका देखने की वो कर रहे हैं कोशिश। आगे बढ़ेंगे और आपका सेकेंड लेक्चर की तरफ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपके सामने है, कल हमने सबसे पहले इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए अनौपचारिक जो आपका सेक्टर है उनको हमने देख लिया था एक एक करके। आदृश्य मदें क्या होती हैं, अनारक्षण क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, अवसर लागत क्या होती है, आकस्मिक धड़ी मजदूर क्या होता है, आंतरिक आपकी अर्थव्यवस्था का एकीकरण क्या होता है, आज और साथ में हमने देखा आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, टैरिफ को हमने देखा कि आपका टैरिफ किसको कहते हैं। आपने सुना होगा कि आपका टैरिफ लगा दिया गया है, आपका टैरिफ आपका बैरियर है, ठीक। और आयात शुल्क बाधाएं हमने देखी, इम्पोर्टेंट आपका लाइसेंस जो आपका प्रोसीजर है उसको हमने देखा। आसियान की फुल फॉर्म हमने पढ़ी और देखा कि आसियान जो आपका संगठन है ये बेसिकली है क्या और किन देशों का है। तो कल हमने आसियान के विषय तक पढ़ लिया था। उत्पादकता हमने पढ़ ली थी। उपनिवेश यानी कि कॉलोनिज्म क्या होता है उसको हमने देख लिया था, ठीक। उपभोग आपका समुच्चय भी हम लोग आपका देख चुके थे। तो इतना हम लोग आपका इसमें बेसिकली इन शब्दावलियों को आपका देख चुके हैं। देखिए, आज आपको शब्दावलियां लग रही हो, लेकिन आप 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन जब भी आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो सबसे पहले यही ऐसी आपकी शब्दावलियां हैं जो आपको प्राइमरी रूप में याद होनी चाहिए। याद का सेंस है कि आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको मिल जाए कि उपभोग समुच्चय है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर उपभोग समुच्चय की डेफिनेशन आपके सामने क्लियर हो। अगर ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी तो ही तो आप आगे बढ़ पाओगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। देखिए, जितने भी विषय हैं, अगर मैं सबसे थोड़ा सा इस एसएसटी में अगर थोड़ा सा कठिन मानता हूँ, वो मानता हूँ इकोनॉमिक्स को, ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा आपका बहुत कठिन विषय है और इसमें हर चीज को तर्क वितर्क के आधार पर नहीं बल्कि सोच समझ कर एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप रूप में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उद्यम की। एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इनकी हम लोग आपका बात करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाले उपक्रम को या तो किसी ने व्यक्ति ने स्टैब्लिश किया होगा या आपके लोगों के समूह ने, कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया होगा, एक स्वामित्व वाला उपक्रम, ठीक। आपका एंटरप्राइजेस आपका शुरू किया है जो मुख्यतः यानी कि जिसका काम क्या है, बिक्री के ध्येय हेतु वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है। ये वस्तुओं का सेवा करना है और उनका जो वितरण है ये करना है, ठीक। ठीक है ना। चलिए इसको देखिए। अगला देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसे देखते हैं थोड़ा सा। यह एक सरकारी संस्थान है जिसका उद्देश्य ऐसी नीति और रणनीति का विकास करना है जिसमें स्वनियमन तथा बाजार सिद्धांतों पर बल दिया जाए। कैसी नीति बनानी है, ऐसी रणनीतियों का विकास करना है, ऐसी नीति रणनीति का विकास करना है जो क्या हो, स्वनियमन हो, बाजार सिद्धांतों पर आपका बल देती हो और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देती हो। कैसी है, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र को बढ़ावा देती है, ठीक। और विद्युत के अपव्यय को रोकने का उपाय करता है, तो उसको हम कहेंगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। देख लिया।
अगला देखिए, एकाधिकारी तथा आपकी प्रतिबंधता बद्धाकारी व्यापार अधिनियम को हम लोग देख रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापारी एक ही एकाधिकारी यानी कि एक ही अधिकार होता है तथा अन्य जनहित बाधक व्यवहारिक आपका प्रश्नों का निगमन करने हेतु आपका लागू किया जाता है। अगला है औपचारिक संगठन क्षेत्र का आपका प्रतिष्ठान। फॉर्मल सेक्टर की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि कैसे इसका आपका एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसमें तो सभी सार्वजनिक और निजी आपका प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति मजदूर पर काम कर रहे हों, यानी कि आप उस सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहेंगे, औपचारिक सेक्टर कहेंगे, जिसमें 10 या उससे अधिक लोग आपके लगे हैं, वो सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज आपका सेक्टर है, संगठित क्षेत्र है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि संगठित क्षेत्र की क्या परिभाषा है, जहां पर 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, तो उस सेक्टर, उस क्षेत्र को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग क्या बनाए हैं, उसके रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके लिए क्या पीएफ की सुविधा है, ईपीएफ की सुविधा है, क्रच की सुविधा है, क्लियर है, जॉब टाइप क्या होगा, एरिया कितना होगा, आप सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने सारे रूल आपके पहले से बना के दिए हैं। ठीक, तो अगर आप क्या हैं, एक फॉर्मल सेक्टर का आपका संगठन है, तो आपको वो सारे नियम, वो सारे रूल आपको मानने होते हैं। देख लिया। अब एक बात आती है अंश हिस्सेदारी, इक्विटी। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी इक्विटी है, इसमें इसमें 5% की क्या होती है इक्विटी? किसी कंपनी का चुकता पूंजी स्थानांतर अंश इन धारकों को ही कंपनी का वास्तविक स्वामी माना जाता है। इन्हीं को कंपनी में अधिकार प्राप्त होते हैं, ये अधिकांश लाभ पाने के अधिकारी होते हैं। तो इन्हीं को इक्विटी, इक्विटी मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। अगला देखिए, प्रतिकर। करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि, ये प्राय अपने चरणों में लगने वाले करों का परिमाण है, यानी कि उनका रिजल्ट है। उदाहरणार्थ, उत्पादन शुल्क की राशि का वस्तु के उत्पादन लागत में जोड़कर उस पर विक्रय करना इस प्रकार की उत्पादन शुल्क प्रक्रिया का लगता है। कैसा लगता है? इसी प्रकार को उत्पादन प्रक्रिया में शुल्क लगता है। चलिए आगे बढ़े। कृषि का व्यवसायीकरण, आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्व उपभोक्ता या आपका पारिवारिक उपभोग नहीं, बल्कि मुख्यतः बाजार में बिक्री के व्यवसायीकरण के ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया है। यानी कि जब आप चीजों को अपने परिवार उपभोग के लिए ना प्रयोग करके आप सीधे उनके बाजार में लेकर उनको बेचते हैं, वो ही क्या कहलाता है? उपभोगकरण। अंग्रेजों ने खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उनकी ऊंची कीमतें देनी प्रारंभ की हैं। इन्हें नकदी फसलों अपने देश के उद्यमों के लिए अब कच्चे माल के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इनको कच्चे माल के रूप में जाना जाता है। देख लिया। तो ये है आपका कृषि का व्यवसायीकरण। क्लियर है बच्चों? गैर नवीकरणीय संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीकरणीय संभव नहीं है। नवीकरणीय का मतलब जिनको हम पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक, उनका स्टॉक वृद्ध होता है, यानी कि बहुत बड़े रूप में हमारे पास होते हैं, भी सीमित है, लेकिन वो कैसे हैं? लिमिटेड है। उदाहरणार्थ यानी कि एग्जाम्पल, जीवाश्म ऊर्जा संसाधन। क्लियर है? आपके फॉसल एनर्जी के जो आपका रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका तेल, कोयला, ये हमारे पास है तो सही, लेकिन एक लिमिटेशन में है। दूसरा, हम इनको रिचार्जेबल नहीं है, हम इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। लोहा, सीसा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, खनिज आदि, ये सारी चीज क्या है? इसी के अंतर्गत जुड़ी हुई है। कौन कौन से? लोहा, सीसा, एल्युमिनियम, खनिज आदि। देख लिया। आगे बढ़े। अगला देखिए, गैर
शुल्क वाक्य बाधाएं यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स, सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाया गया आयात प्रतिबंध, जिसमें आयात के परिमाण और गुणवत्ता के प्रतिबंध भी शामिल होते हैं, उनको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। क्या बोलते हैं उनको? नॉन टैरिफ बैरियर उनको। घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार के व्यय का राजस्व अधिक होना, यानी कि व्यय का राजस्व से अधिक होना, यानी कि जो खर्च है वो ज्यादा है और इनकम कैसी, राजस्व कैसा है वो कम है, उसको बोलते हैं घाटे का बजट। जनसंख्या आपका संक्रमण, जनसंख्याविद फ्रेडरिक नॉस्टिन द्वारा 1945 में विकसित अवधारणा यह अर्थ विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु दर में गिरावट की विशेष प्रवृत्ति के व्याख्यान करने वाली अवधारणा है। नॉस्टिन ने जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। पूर्व में औद्योगिक विकासशील आधुनिक समाज, बाद में औद्योगिकरण के उपरांत अवस्था में इसमें सम्मिलित कर ली गई। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित थी। देख लिया। और इसमें इन्होंने क्या किया था, नोटेट में आपके 3 अवस्था बताई थी, औद्योगिक विकासशील और आधुनिक समाज। बाद में इसमें क्या कर दिया गया, औद्योगिकरण के उपरांत अवस्था भी इसमें शामिल कर दी गई। ठीक। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट डेथ, जन्म के समय विद्यमान आयु शेष मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिति में रहने वाले नवजात शिशु के जीवित रहने की प्रति। अगला है G8, 8 देशों का गुट, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, ब्रिटेन, उत्तरी आइसलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस का महासंघ शामिल है। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी की वार्षिक राजनीतिक शिखर सम्मेलन है। ये अनेक बैठकें तथा नीतिगत अनुसंधान होते रहते हैं। गुट की अध्यक्षता में की अवधि 1 वर्ष है, जो बारी बारी से सदस्य देशों को प्रदान कर रही है। 2006 में रूस ने की थी। तो G8 के बारे में, G20 बड़ा फेमस है और G20 उत्तराखंड में होने वाला है। G20 को देखिए, विश्व आर्थिक दायित्व, देखिए, और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों का एक समूह है। इसमें 19 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर के शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरियन रिपब्लिकन, मैक्सिको, रूस, सऊदी अमेरिका, ठीक, सऊदी अमेरिका, सऊद अरब, दक्षिणी अफ्रीका, टर्की, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सारे देश में शामिल हैं। और एक क्या है, एक इसमें है यूरोपियन यूनियन, यानी कि 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, यानी कि G20। और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष एवं केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो यूरोपियन संघ है वो इसका क्या करता है, अध्यक्षता करता है, और केंद्रीय बैंक इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक। तो G20 को थोड़ा सा आप गौर करके एक बार देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस आपके चैप्टर में हम लोगों ने आपका देखा कि अर्थव्यवस्था की क्या प्रमुख आपकी शब्दावलियां हैं। उन सभी शब्दावलियों पर हमने बात की। इनको आप देखिए, G20 बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।